बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज मैं हमजा को बता रही थी कि हमजा जब भी कहीं बैठे ना तो ऐसे करते रहा करें। नहीं, अब ये कथक करना है या कुछ ऐसा कराटे की तरह का कथक करना है, एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ, हमजा आप कितने जीनियस हैं। मैं क्रिएटिव होता जा रहा हूँ। आप क्रिएटिव होते जा रहे हैं। ये हम एक स्टडी शेयर कर रहे थे और ये जो दोनों चीजें हैं ये उससे लिंक्ड है। ये जो पहली बात मैंने की ना हमजा, इससे पहले कि हम अपनी असल कंक्लूजन पे आए, 2012 में एक रिसर्च की गई और उसमें उन्होंने कहा, जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, 2 लोगों को बिठाया, 2-4 लोगों को बिठाया लैब में और उनसे कहा, कुछ को कहा कि कराटे वाली मूवमेंट ऐसे वाली करते रहे और कुछ को कहा कथक वाली मूवमेंट जो है ना जरा मोशन में जैसे डांस मूव्स हैं वो करें। तो उसके बाद उनको कुछ टास्क दिए गए। तो जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जिन्होंने जरा डांसिंग टाइप की मूवमेंट की वो ज्यादा क्रिएटिव थे, उनके सॉल्यूशंस ज्यादा जेन्युइन थे, जीनियस थे, वो ज्यादा जिसे कहना चाहिए ना खालिस थे, कोई फेक नहीं थे कर रहे, वो नेचुरल थे। फिर इसी तरह 2014 में एक स्टडी हुई, उसका भी कंक्लूजन तकरीबन ये था, लेकिन इसको अब बढ़ाया है थोड़ा सा और ऑस्ट्रिया की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेस, वहाँ पर ये रिसर्च हुई और उसमें उन्होंने किया हमजा, उन्होंने लिए हैं 79 हेल्दी लोग और उनको उन्होंने कहा कि जी 5 दिन के लिए ट्रैकर आपके पास है, जाएं एक्सरसाइज करें, वॉक करें और उसके बाद आए। अच्छा। उसके बाद उन्हें बुलाकर लेबोरेटरी में उन्हें कुछ मसाइल दिए तो उन्होंने देखा कि वो 79 जिनके पास ट्रैकर्स थे, 5 दिन उन्होंने एक्सरसाइज की थी, एक्टिविटी की थी, उनके सॉल्यूशंस और उनके जो एबिलिटी है चीज़ों को हल करने की और डील करने की वो बेहतर थी उनकी निस्बत। यानी कि वो ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, ज़्यादा वो क्रिएटिव हो गए थे, उनका दिमाग ज़्यादा चलना शुरू हो गया था। यानी कि अगर हम वर्जिश करें तो हमारा दिमाग तंदुरुस्त होता है। एग्जैक्टली। इसका मतलब यह है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी का ताल्लुक, वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उन्हें पता है कि वॉक करते करते मुझे वॉक करने का कैसे पता चलता है कि नाउ दिस इज द टाइम। आप वॉक कर रहे हैं और अचानक आपको हरा रंग जो है वो सही वाला हरा नजर आना शुरू हो जाए जो पहले नहीं नजर आ रहा था, और आपको लाल रंग का फूल जो है वो सही वाला लाल नजर आना शुरू। दैट मीन्स कि अब आपका वॉक और आपका हार्ट लेवल जो है वो उस लेवल पे पहुंच गया कि जब आपके सारे हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव हैं और वो उस लेवल पे है जहाँ पे होना चाहिए। यानी कि वर्जिश करें, जितनी भी आप वर्जिश कर सकते हैं उससे आपका दिमाग एक तो पुरसुकून होगा तो क्रिएटिव होगा और अच्छे आइडियाज आएंगे और आप एक सुकून की नींद भी सो सकते हैं अगर आप अच्छी वॉक ले रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। बच्चों के बारे में भी हमें मदद मिलती है ना कि ये तो अगर हम अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट हो तो फिजिकल एक्टिविटीज उनको ज़हनी तौर पे मजबूत करने में भी मदद देती है। बिल्कुल, अपने ऊपर भी ट्राई करें और अपने बच्चों के ऊपर, घर वालों के ऊपर। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन फरा ने दी है और मैं भी क्रिएटिव फील कर रहा हूँ ये 2-4 मूव्स करके। सबसे पहले कुछ वैक्सीन की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए ये तारीखी लम्हात हैं। कोरोना वैक्सीनेशन करने वाले ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो गया है। वफाक में असद उमर साहब और सूबों में वुज़रा आला ने इफ्तिताह किया है। हम बहुत अरसे से आपके सामने जिक्र करें कि वैक्सीन नेशनलिज्म इस वक्त दुनिया का क्राइटेरिया है कि दुनिया के वो ममालिक कौन से हैं जो कि आगे बढ़कर इस वायरस में शामिल होते हैं और इसका मतलब है कि वो तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता और जिसे कहना चाहिए अपने अक़वाम का, अपने आवाम का ख्याल करने वाली अक़वाम में शामिल है। सो पहला मरहला ये जो पाकिस्तान में है इसकी बात की जाए तो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहली डोज के 21 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। हर शहरी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। और उधर कोरोना वैक्सीन मंगवाने के हवाले से वफाक और सिंध में झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा। वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह वो वैक्सीन लगाने की तकरीब के मौके पर एक बार फिर कह रहे हैं कि चीन से बराह रास्त कोरोना वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं लेकिन वफाक रुकावट है। हाँ, ये उन्होंने पहले भी कहा, कुछ फंड भी कह रहे थे कि हमने मुख्तस कर दिया है, वफाकी हुकूमत की हिकमत अमली समझ नहीं आ रही, ये भी शिकवा किया। इससे पहले वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि वफाकी हुकूमत नहीं चाहती है कि सूबा सिंध कोरोना वैक्सीन खुद मंगवाए। वफाकी हुकूमत ने सिंध के कोरोना वैक्सीन बैरून मुल्क से मंगवाने में रुकावटें खड़ी की हैं, जबकि वफाक से भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है। और उधर वफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर कई बार कह चुके हैं कि वफाक कोरोना वैक्सीन दरामद पर कोई इजारादारी नहीं रखेगा। उनका कहना है कि सूबे और निजी शोबे ड्रैप की मंजूरी से वैक्सीन मंगवा सकते हैं। सियासी जमातों को चाहिए कि कोरोना जैसे संजीदा मामले पर सियासत ना करें बल्कि मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। अभी 2 मुतज़ाद जो हैं वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, इनमें समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, लेकिन बेहतरीन बात यही
है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की है कि वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची के शोबा वबाई अमराज के सरबराह डॉक्टर फहद महमूद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो ये वैक्सीन नेशनलिज्म की जब बात की जा रही है तो पाकिस्तान भी वैक्सीन लगाने वाली अक़वाम में शामिल हो गया है। कब तक अवाम में वैक्सीनेशन का अमल आपके ख्याल में मुकम्मल होने का इम्कान है, जबकि अभी तक तो सिर्फ 5 लाख डोजेज जो हैं वो हमें तोहफतन मिली हैं, चीन से बाकी का भी इंतजार है? थैंक यू बुलाने का। तो ये है कि वैक्सीन अभी तक सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आई है, मगर दूसरी खेप वैक्सीन की भी अभी मुतवक्के जो कि हम देंगे उन लोगों के अंदर जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है। पूरे पॉपुलेशन की जब बात करें तो उसमें तो प्रॉब्ली टाइम लगेगा, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, सो प्रॉब्ली 1-2 साल तो लगेगा फॉर द होल पॉपुलेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बात भी बताइएगा कि अगर हम बात करें डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, इसमें से 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन जो है मुफ्त लगवाई जाएगी, इससे हमें हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी, 70% पॉपुलेशन जो है वो इसमें आ जाती है, और जो बाकी अवाम रह जाती है क्या उन्हें लगवाने की जरूरत नहीं है या उन्हें खुद से लगवानी पड़ेगी? प्रॉब्लली खुद से लगवानी पड़ेगी। आई थिंक वैक्सीन तो सभी को लगानी चाहिए, चाहे आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बिकॉज ये आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी है एट द सेम टाइम। और याद रखें, वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप 100% प्रोटेक्टेड हैं, कोई वैक्सीन की 100% प्रोटेक्शन नहीं होती। अब वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको बुरी बीमारी ना हो मगर फिर भी आप दूसरों को फैला सकें। तो बहुत जरूरी है कि सभी वैक्सीन लगाएं जिनको ये वैक्सीन ऑफर की जा रही है। अच्छा डॉक्टर फैसल, 18 साल से नीचे जो उम्र के लोग हैं उनको ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, इसकी बुनियादी वजह क्या है वो बता दें? क्या उनको जरूरत नहीं है? क्योंकि 18 साल से जो नीचे लोग थे, अफराद थे, कोरोना वायरस में तो वो मुब्तला हुए हैं। Exactly. अब जो ये स्ट्रेन्स हैं, साउथ अफ्रीकन एंड कैंट स्ट्रेन्स जो हैं, वो बच्चों के लिए ज्यादा सख्त, ये तो 30 इयर्स और इससे नीचे वाले लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है। सो इसकी रीजन एक्चुअली बहुत मुश्किल, इट्स नॉट वेरी पेचीदा मुश्किल जवाब नहीं है इसका। चक्कर ये कि जो स्टडीज हुई थी शुरू में वो सिर्फ हमने अडल्ट्स में की थी, 18 साल से ज्यादा लोगों के अंदर की थी, बिकॉज उन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा बुरी बीमारी होती है। बच्चों की स्टडीज अभी चल रही हैं, वो हो रही हैं, मगर ऑब्वियसली जब प्रायोरिटी की बात करें तो पहली प्रायोरिटी हमारे ऑब्वियसली अडल्ट्स थे। बच्चे हमारी रिलेटिवली कम प्रायोरिटी थे बिकॉज उनमें बुरी बीमारी नहीं होती, मगर उनके पे तहकीक अभी हो रही है, उनके ट्रायल्स हो रहे हैं, जैसे जैसे उनके नताइज आते हैं और हम ये देखते हैं कि वैक्सीन उनमें भी काम करती है तो फिर इवेंचुअली सभी में लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, 21 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन जो है लगाया जाएगा, यानी कि 2 डोजेज लगाई जा रही हैं। इसके बाद क्या होगा? कितने अरसे के लिए रहने दिया जाएगा? फिर कोई और वैक्सीनेशन की जाएगी? ये अमल क्या है वो बताइएगा। अगेन बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इसका जवाब हमको क्लियरली अभी नहीं मालूम। ये वैक्सीन को बने हुए भी अभी 1 साल नहीं हुआ, तो हमको ये नहीं पता कि जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगी थी उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कब तक रहती है। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि आप जैसे फ्लू वैक्सीन होती है ये हर साल आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक जैसे से इस साल अपने इख्तिताम की तरफ आएगा और अभी जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको हम चेक करेंगे एंड देन पता लगेगा क्या इसकी बूस्टर्स की जरूरत है कि नहीं है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद मेंशन किया और ये रिसर्च की जा रही है यूरोपियन और बाकी ममालिक में जहाँ वैक्सीन फाइजर्स वगैरह लगाई जा रही हैं, उनका ये कहना है कि वैक्सीन लगाने से हो सकता है कि आप खुद तो बीमारी की पेचीदगियों से महफूज रहें लेकिन आप बीमारी फिर भी ट्रांसमिट कर सक रहे होंगे। सो इस तरह के जो मामलात हैं ये हमें किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? देखिए, अब 2 चीजें हमको सोचने की जरूरत है। एक तो ये कि हम ये नहीं चाहते कि लोग कोरोना से मरें या इतने बीमारों के वो अस्पताल आए या इतने बीमारों की उनकी जिंदगी में बहुत दखल हो, तो वैक्सीन डेफिनेटली इन चीजों को तो हेल्प करेगा। मगर याद रखें कि वैक्सीन हमारे इस वायरस से लड़ने के हथियार में सिर्फ एक हथियार है। मास्क, लोगों से दूर रहना, हुजूम से दूर हुजूम में नहीं जाना, ये सब चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। जैसे जैसे ये अपना वायरस अपना जोर तोड़ेगा तो फिर हम बाकी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आना शुरू होंगे। मगर अभी इसमें टाइम ऐसा नहीं कि वैक्सीन आ गया तो बस अब हम दावतें शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त कोरोना की सिचुएशन क्या है वो भी हमें बता दें। हम देख रहे हैं कि इस वक्त कमी आई है, केसेस के अंदर भी कमी आ रही है और जो क्रिटिकल केसेस हैं वो भी कम हुए हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? दूसरी तीसरी लहर बाकी जगहों पर तो बहुत सख्त आई है, पाकिस्तान दूसरी लहर से भी बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। बचा तो नहीं। आई थिंक अगर देखा जाए तो ये वाली लहर हमारे लिए काफी बुरी थी। इवन दो हमारे इतनी पीक पे नहीं चढ़े थे केसेस, मगर ये लहर बहुत थोड़ा लंबा चल रही है और ये थोड़ा सा कम होके फिर दोबारा बढ़ी थी, फिर दोबारा कम हो रही है। देखना ये कि ये जो नीचे की तरफ इसकी जो जा रहा है ये लहर, ये इसी तरह चलता रहेगा या दोबारा से एक और छोटी सी पीक आएगी कि नहीं आएगी। मगर बाकी केसेस में कमी आहिस्ता आहिस्ता आ तो रही है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर फैसल महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थी। अभी कई चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक बात क्लियर है कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने परेशान नहीं होना, वैक्सीन लगवाएं और रिस्क बहुत ही कम है।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। फरा एक और बहुत अहम मामला है, एक तीर से दो शिकार करने, तो हम सब ने ना सुन रखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने करते देखा भी है। अच्छा, कराची में कचरे से बिजली बनाने के मंसूबे पर सोच विचार जारी है। सब जानते हैं कि कराची में हर तरफ कचरे के अंबार लगे हैं, तो उसको किसी तरह बेहतर काम के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ये सोच हमारे सामने आई। शुक्र है कि ये सोच हमारे सामने जो है वो आई है। हम अक्सर ये कह चुके हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे रिसाइकलिंग होती है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इससे बिजली बनाई जाती है, इससे बहुत सारी और ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि इस्तेमाल हो सकती हैं। ये जहमत के बजाय रहमत जो है उसको बनाने की कोशिश की जाती है। एक अंदाजे के वक्त के मुताबिक अगर हम इस वक्त बात करें ना, तो कराची जो कि रोशनियों का शहर है, इसमें रोज़ाना 12 से 15,000 टन कचरा जमा होता है और ये बहुत बड़ी तादाद है हमसा। इसमें बहुत सारी, आप सोचें इसका अंबार लगाएं तो कितना बड़ा अंबार लगेगा। ये मेरा ख्याल है इकट्ठा होता है, ये टोटल वो नहीं है, क्योंकि इकट्ठा भी सारा नहीं किया जाता। कराची के अंदर हम देखते हैं ना कि अंबार लगे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। हाँ, और तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो अंबार है, अगर इससे हम कोशिश करें तो 200 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। बिजली का कितना मसला हल हो सकता है। और इससे भी एक अच्छी बात है कि सिंध सरकार भी इस मामले में संजीदा दिखाई दे रही है और कचरे से बिजली बनाने के लिए नया कानून भी लाया जा रहा है। हाँ, के इलेक्ट्रिक को भी वार्न भी किया गया ना कि उनकी भी बिजली के जो यूनिट्स हैं उसमें इजाफा किया, उनकी कीमत में इजाफा किया जाएगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक के वाले से बात करें तो पहले ही 50 मेगावाट बिजली के MOU पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई ताउन अमल दरामद कमेटी के इजलास में सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इख्तियार जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। हालांकि तमाम हुकूमतों ने मिलकर, सूबाई हुकूमतों ने इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो नहीं हम कर सकते, लेकिन ये एक अच्छा फैसला जो है ये कर लिया गया। और इसमें ऐसे ही है कि बोर्ड बनाने के लिए भी कानून में तब्दीली का जो ड्राफ्ट है वो बिल्कुल तैयार है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मजीद मौसर बनाने के लिए एक्ट का नया मुसविदा भी तैयार करके महकमा कानून को भेज दिया गया। अगर मंसूबे पर अमल दरामद हो गया तो ना सिर्फ कराची के कूड़े का मसला हल हो सकेगा, बल्कि आवाम को सस्ती बिजली भी मुहैया हो सकेगी। तो ये है एक तीर से दो शिकार। तीर तो मौजूद है, शिकार होता है या नहीं होता ये हम देखते हैं। तीर भी मौजूद है, शिकार भी मौजूद है। अब कितना निशाने पे लगता है ये शिकार शिकारी से, उसके बारे में हमें फैसला करना है, क्योंकि अक्सर ऐसी जब पॉलिसीज आती हैं तो रोक दी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी बात की जाती है कि पाकिस्तान में इतना सूरज है, सोलर एनर्जी क्यों नहीं बनती, इतना विंड है, विंड एनर्जी क्यों नहीं बनती। तो बहुत से ऐसे मल्टीपल सोर्सेज हैं। इस हवाले से बात करेंगे नायब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मारूफ सनतकार शमसुल इस्लाम साहब से। अस्सलाम वालेकुम शमसुल इस्लाम साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि कराची से जो कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा, ये तेल या गैस की निस्बत बिजली की निस्बत कितना सस्ता होगा और कितना वर्केबल है? देखें, पहली बात तो ये कि तेल और गैस आप इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ी पहले बिल पेमेंट करता था ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर, उसके बाद फिर हमने LNG के ऊपर स्विच किया तो वो LNG की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रही थी। और हमारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स थे उनको तकरीबन उन्होंने LNG पे कन्वर्ट करके ये तो बताया कि हमने जो ऑयल की निस्बत जो है अपनी कॉस्ट कम कर ली है, लेकिन आपका इंपोर्ट का बिल तो वैसे का वैसे ही था। तो साथ ही जो आपने जो वेस्ट की बात है, दुनिया भर में जो है जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे वैसे वहाँ पर वेस्ट के अंबार बढ़ते जाते हैं। और लोगों की जितनी भी कंट्रीज़ स्मार्ट एफिशिएंट कंट्रीज़ थी उन्होंने उसको रिसाइकल करके उसकी से बिजली पैदा करना शुरू कर दी, बल्कि उससे कई चीज़ें और उन्होंने अपना रिसाइकल करके एक्सपोर्ट किया। तो वो वेस्ट को दुनिया में जो है एफिशिएंट कंट्री एज ए गोल्ड ट्रीट करते हैं, लेकिन इनएफिशिएंट कंट्रीज़ में वो वेस्ट ही रहता है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ 2008 से इसके ऊपर काम शुरू किया हुआ था और हम इनको बता रहे थे, मुसलसल गवर्नमेंट को अवेयरनेस दे रहे थे, जिसके नतीजे में हमारे पंजाब ने सबसे पहले बात सुनी और वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाकायदा शुरू हुई और वहाँ पर काम शुरू हो गया। अब कराची में भी हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अथॉरिटी भी इन्होंने बना दी है, अदारे भी बन गए हैं। तो लेकिन अब इस वक्त जो काम हो रहा था वो ये था कि वेस्ट कोई एक कंपनी कलेक्ट करके और सुपर हाईवे पे शहर से बाहर साइट्स पे लैंड फिलिंग साइट्स है वहाँ पे ले जाते थे, वहाँ डंप करते थे या उसको जला देते थे। और आपको पता है कि आप जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है दुनिया का, जिसकी वजह से ये एल निनो का जो इफेक्ट्स आ रहे हैं आपके क्रॉप्स के मौसम की तब्दीली, वो सारी इस वजह से हो रही है कि हमारे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से पाकिस्तान भी क्योंकि उसका सिग्नेटरी है, वहाँ पर यह तय किया गया कि कम अज़ कम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो है CO2 की एमिशन जो हो रही है वो, फिर दूसरा हम जो अपना माहौल को अपने
आलूदा करने वाली चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आपकी रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ किसान अपनी फसलों की जो रेजिड्यू है, जो फुजला है, उसको खुले आसमान के नीचे जला देते हैं क्योंकि उनके पास लेबर की कमी है, फार्म लेबर की कमी है, तो वो अपनी मेहनत बचाने के लिए, और उसको उनका कुछ पैसा भी नहीं मिलता, उसको जलाते थे। इसी तरह से शहरों में ये है कि अर्बन वेस्ट का ये होता है कि आपका एक तो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, क्योंकि अब आपने देखा है कि लाइफ बड़ी मॉडर्न होती जा रही है, हर चीज़ अब पैकेट की आती है। सुबह आप उठते हो, नाश्ता करने जाते हो तो 2-4 चीज़ें आप ऐसी अपनी डस्टबिन में ऐड कर देते हो। तो उससे देखते हुए कि हमें पाकिस्तान में, क्योंकि कराची में तकरीबन ये जो आपने जो डेटा दिखाया है 12 से 13,000 टन, ये ऑफिशियल डेटा है, लेकिन जो हमारी रिसर्च है वो ये कहती है कि तकरीबन 25,000 टन रोजाना कराची से वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है और इसको सही फरमाया आपने। लेकिन जिन ममालिक की हम बात करें सर, वहाँ पे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट का बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। 2 बिन्स रखे होते हैं जिसमें से आप नहीं डाल सकते ऑर्गेनिक वेस्ट इनऑर्गेनिक में, और प्लास्टिक और बोतलें और इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनिक में अगर आप डाल दें, हेविली फाइन आपको लगता है और उसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होती, फाइन लग गया तो लग गया। हमारे यहाँ पे तो ये सेंस ही नहीं है, हम तो हर एक चीज़ इकट्ठा डालते हैं। तो हमारा कचरा जो है उसको इस तरह फिल्टर करना और उससे तमाम जो मामलात आगे बढ़ाना मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, कोई चीज़ नामुमकिन दुनिया में नहीं होती। हमें सिर्फ अपने लोगों को ट्रेन करना है, और जब इसमें प्राइवेट सेक्टर आता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस पर इन्वेस्टमेंट भी करता है। आपने बाहर की मिसाल दी, वहाँ पर 2 बिन या 3 बिन रखे होते हैं। हम यहाँ पे घर में अगर वो कंपनी जो प्राइवेट आएंगी और वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि वेस्ट एज ए फ्यूल यूज़ होगा, तो वो उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगी। घरों में अगर बिन दे देते हैं, वो 2 या 3 बिन दे देते हैं और उनको कहते हैं जी आप इसमें प्लास्टिक का डाल दें, इसमें पेपर डालें, इसमें ऑर्गेनिक डालें, तो ऑटोमेटिकली वो सेग्रीगेट हो जाता है। और ये बहुत आसान तरीका है। वरना आपको दूसरा अल्टरनेट ये होता है कि अगर मिक्स वेस्ट आपके पास आ रहा है तो फिर आपको जो है बहुत बड़ा प्लांट लगाना होता है, पहले सेग्रीगेशन करनी होती है, उसके बाद फिर उसको आप यूज़ करते हो। तो एफिशिएंट वे ये है कि पहले जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर आप उसको अलग अलग कर दो। मुझे और आपको अपने घर में एक हैबिट चेंज करनी होगी कि हमें अगर प्लास्टिक का जो मटेरियल यूज किया हुआ बिल्कुल ठीक है, बड़ी उसको बुनियादी सी हैबिट है, ये तब्दील पेपर करना अलग डाल दे, ऑर्गेनिक अलग। शमसुल इस्लाम साहब, आपने आगाज में कहा कि हम तो तेल और गैस जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो खर्चा इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। माशाल्लाह कचरे में हम खासे खुद कफील हैं, तो इससे हम खासा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन आप प्राइवेट का जिक्र कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट्स खुद से नहीं है कर सकती हैं, या फिर प्राइवेट इदारे होंगे तो ये मामला ज़्यादा बेहतर चल सकते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ इजाज़त दे दे? देखिए, मैं दुनिया भर में जहाँ भी गवर्नमेंट ने, ममालिक ने तरक्की की है, वहाँ प्राइवेट रोल जो है, सेक्टर का रोल बढ़ा है, तभी तरक्की मुमकिन हुई है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कई दिहाइयों से एक ही ट्रेंड चली आ रही है कि सारा काम गवर्नमेंट करे, तो वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा कि हमारा टैक्स टू जीडीपी बहुत कम है, हमारे वैसे ही बजट के डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट आपका चला आ रहा है, हम बहुत बड़ी सब्सिडीज देते हैं। मैं और आप जो अच्छी क्लास के अंदर हैं उनको भी सब्सिडी मिलती है, उनको भी सब्सिडाइज रेट पे आटा भी मिलता है, उनको अपना चीनी मिलती है या उनको बिजली मिलती है। तो ये चीज़ें वो है कि जो अब गवर्नमेंट के पास सख्त बाकी नहीं रही, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो एफिशिएंट है, ये एस्टेब्लिश्ड है दुनिया में, और इससे सस्ता होगा, क्योंकि आप जब वेस्ट को प्रोड्यूस करते हो तो वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट फ्यूल के तौर पे उसको यूज़ करेगी प्राइवेट कंपनी। और उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारा एक एस्टिमेट है कि तकरीबन आपका जो अगर अच्छा वेस्ट उसको मिलता है तो 1.5 किलो से 1 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये एक बहुत ही सस्ता अल्टरनेटिव है। हुकूमत को इसके ऊपर ज़्यादा कंपनियों को और आगे लाना पड़ेगा, ताकि अभी आपने जो 50 मेगावाट का बताया एक प्राइवेट सेक्टर के साथ सिंध गवर्नमेंट ने किया है, तो वो तो अभी हार्डली उसको 3,000 टन आप रोज़ाना का वेस्ट दोगे, तो आपके पास तो 25,000 टन पड़ा, तो आप तो 5-6 कंपनियां और ले आओ, तो आपकी बिजली पैदा होगी। और जो डेफिसिट अभी जो पूरा नहीं कर पा रही, जो उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो वो प्राइवेट सेक्टर आके वो बिजली प्रोड्यूस करके और इंडस्ट्री का जो मसाइल हैं उनको हल कर सकता है। और इसको जो है गवर्नमेंट को एक टैरिफ भी अच्छा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल से, और कचरे के ढेर जो हैं उनका खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा, इसीलिए इसे एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आप मत रहे। हम खुद को थोड़ा सा तब्दील कर लें, सिर्फ हुकूमत सब कुछ नहीं कर सकती है, ये छोटे छोटे मामला हैं, ये घर से शुरू होंगे। अगर घर से शुरू हो गए मसला सारा हल हो जाएगा। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं और कुछ मजीद चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम एक इशू के बारे में बात कर रहे थे। आप भी इसके बारे में यकीनन सोचते होंगे। हम गाने याद कर रहे थे, हम गाने कि याद कौन कर रहे थे। कौन सा गाना जो है हमारा चोरी किया गया और उसका बेड़ा कर किया। इससे भी बड़ा इशू है एक हमजा, ये इस पे भी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब से ये फ्यूजन शुरू हुआ है, आपने देखा है कि गाना की सोल कुछ और होती है, गाने का मतलब कुछ और होता है, गाने का थीम कुछ और होता है, वो कह कुछ और रहा होता है और उसको पिक्चराइज और उसको जो प्लेस किया जाता है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर दिया जाता है और बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता और डिंग चिंग चिंग पता नहीं पीछे क्या क्या कुछ डाल के उसका बिल्कुल ही वो जो उसका मजा होता है ना, जो आप सुकून आपको मिलता है, वो खत्म हो जाता है। दो इसमें हम नुकसान करते हैं। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, कि जिस आर्टिस्ट ने ये गाना या कोई फोक गाना है जो सदियों से चला आ रहा है, उसकी एक रूह है, उसके साथ लोगों की एक इफेक्शन है, एक एफिलिएशन है, उसके कुछ मीनिंग्स हैं, वो मीनिंग्स मीन अ लॉट टू मेनी पीपल। आप उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं और उसकी एक मस्क शुदा शक्ल जो है वो दुनिया के सामने एक नए लेटेस्ट म्यूजिक के तौर पे प्रेजेंट कर देते हैं। और यही चरबों में हो रहा है, यही हो रहा है। जो इंडिया ने अब हमारा एक और बहुत खूबसूरत सोलफुल सॉन्ग जो है बीबी सनम, उसका चरबा तैयार किया है, जो कि जिसे कहना चाहिए जो उनकी एक है ना ट्रेडमार्क हमजा, जिसमें वो सेक्सुअलिटी एंड बहुत बेहंगम किस्म की बेहूदगी, उनको पता ही नहीं लगा कि ये क्या इसका मतलब था, ये किधर हमें जोड़ना चाहिए था और हमें क्या करना चाहिए था। टांगे तोड़ी हैं उसकी बेहतरीन किस्म की और लोगों के सामने पेश कर दी और पेश ऐसे की जैसे उनका है, और उसके लिरिक्स भी तब्दील किए गए हैं, इजाफी लिरिक्स डाले गए हैं। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। ये गाना हमारे रिप्रोड्यूस किया था और बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया था ज़ेब एंड हानिया ने, पाकिस्तान की बड़ी एस्टीम्ड सिंगर्स हैं, और इन दोनों के कॉम्बो ने इस गाने को रिवाइव किया था। ये गाना जो कि एक खूबसूरत पर्शियन आवाज़ में, अंदाज में खूबसूरत फोक है, उसको हमारे सामने रिप्रेजेंट करने का क्रेडिट जो इनको जाता था। सो ज़ेब बंगश हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। इतना खूबसूरत कलाम बीबी सनम, मुझे याद है उस्ताद शमसुद्दीन मसरूर, आपने इसके बारे में लिखा भी 1960s में, आपने ये सुना, आप मेस्मराइज हुई एंड देन यू रिप्रेजेंटेड इट इन कोक स्टूडियो। तो आपके ख्याल में ये गाना देखा है जब आपने इंडिया में, तो आपका क्या रिएक्शन है? जी गाना जी एक्चुअली मैंने 1960s में नहीं सुना, क्योंकि ये ऑब्वियसली तो उस वक्त गाया गया उस वक्त गाया गया बिल्कुल। तो एब्सोल्युटली जी, मैंने जब ये गाना पहली दफ़ा सुना तो मैं बहुत छोटी थी। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी नानी के साथ पेशावर में एक फंक्शन पे, उस्ताद शाह वली एक बहुत बड़े सिंगर हैं, वो गा रहे थे इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और तभी से ये गीत मेरे दिल में बसा हुआ है, रचा हुआ है। और फिर जब हमने भी इसको जब प्रेजेंट किया, मैंने और मेरी कज़न हनिया ने, तो हमने इसमें एक फ्यूजन का एलिमेंट डाला था। लेकिन शायद इसलिए क्योंकि हम इस गीत के साथ पले बड़े हैं और हमारी जो है घर के माहौल का हिस्सा रह चुके हैं ये इस किस्म की मौसीकी, तो हम उसको थोड़ा बहुत एक तरीके से लेके गए। अभी जो हो रहा है, और इसमें देखें मैं अभी भी सुन रही हूँ और वैसे भी सुनती रहती हूँ, जब भी मैं इस मौजू पे बात करती हूँ तो हम लोग इसको हमेशा एक इंडिया पाकिस्तान का मसला बना देते हैं। और बेशक ऐसे हुआ है कि इंडिया में बहुत सी हमारी धुनें पुरानी चोरी हुई हैं, जिस तरह आप कहते हैं, लेकिन ये जो ये गीत जो है, ये इसको कहते हैं, ये फोक ट्रेडिशन है। तो ये अगर इंडिया ने किया है तो उन्होंने कॉपीराइट के साथ कोई गलत नहीं किया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी। बल्कि शुरू में जब मैंने देखा कि एक अफ़गानिस्तान का, ताजिकिस्तान का, बल्कि ईरान में भी और पाकिस्तान में भी ये गीत बहुत मकबूल है, पूरे एक खित्ते में मकबूल है, तो अगर इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसको आगे पेश करती है तो ये कोई बुरी बात मेरे हिसाब से नहीं है, बल्कि इसमें उस लोकगीत की मकबूलियत हो सकती है, उसकी वो और मशहूर हो सकता है। लेकिन जो बात आपने आगे की वो सबसे ज़रूरी बात है, वो है कि हम किसी खित्ते की या किसी जगह की मौसीकी जब पकड़ते हैं तो क्या हमें ये एहसास है कि उसमें सिर्फ धुन नहीं है या बीट नहीं है जिसको हम झट से चेंज कर लेते हैं और झट से हिट कर देते हैं, बट कि उसमें बहुत से लोगों की उन लोगों के जज्बात हैं, उनकी आइडेंटिटी है, उनकी शख्सियत मौजूद है, और उसमें कई रूहानियत के लेयर्स होते हैं, उसमें शायरी होती है, और उसमें सदियों पुरानी एक विजडम होती है
जिस तरह की मतलब उसमें एक हिकाई किस्म की विजडम होती है जो कि उसका असल हासिल होता है, जब उसको हम हटाते हैं तो हम ऐसे उस पूरी आइडेंटिटी को के साथ ज्यादती करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हुई जब मैंने ये देखा, और बल्कि मैंने उसके ऊपर कुछ तहरीर भी किया जी। और मज़े की बात यह है कि एक इंडियन पब्लिकेशन ने ही वो शाया किया। पहली दफ़ा मैंने एक न्यूज़पेपर के लिए कुछ लिखा और इंडियन न्यूज़पेपर ने ही वो शाया किया, क्योंकि होता ये है कि हम लोग फिर उंगली उठाते हैं कि ये इंडस्ट्री गलत है, ये आर्टिस्ट गलत है, लेकिन बात ये है कि हम एज ऑडियंस क्यों ये चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त करते हैं। ज़ेब ये बताइएगा, जैसे आप बिल्कुल सही लाइन पे बात कर रही हैं, लेकिन चूंकि उर्दू कॉमनली या पर्शियन या हमारा कल्चर चूंकि तकरीबन मिलता जुलता है, एक जैसी ज़बान बोलने की वजह से, समझने की वजह से, एक लंबा अरसा इकट्ठा रहने की वजह से, तो हमारी आइडियाज़ जो हैं वो आराम से उधर ले लिए जाते हैं। लेकिन आपके सामने ही हमारे सिंगर्स वहाँ पे गए, उन्होंने गाए और फिर उसके बाद उन्हें किस तरह से वहाँ से बेदखल किया गया, उनको वहाँ से निकाला गया। फिर आप देखें तो वो अपनी चीज़ों की कॉपीराइट्स के बारे में बहुत रिजिड हैं, वो उसमें किसी को क्लेम नहीं करने देते। तो क्या हमें इतना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए? और जो आप कह रही हैं, क्या बहुत देर नहीं हो गई इन चीज़ों को रेज़ करने के लिए कि इन पे हमारा क्लेम सिर्फ धुन के अंदाज में नहीं, कल्चरली है, मॉरली है, इससे हमारी एफिलिएशन जो है ये स्पिरिचुअल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है। इमोशनल राइट्स भी तो होंगे ना कोई किसी चीज़ के। इमोशनल राइट्स लगता तो हमें हमेशा है, मतलब कोई किसी भी चीज़ से जब हम प्यार करते हैं, जब वो हमसे जुदा किया जाता है तो हमें तकलीफ़ तो बहुत होती है। होने तो चाहिए लेकिन इस तरह से है नहीं। लेकिन ये आपने बात बिल्कुल सही की। देखें, दो तरीके होते हैं, ये हम जंग नहीं लड़ सकते, बल्कि ये एक वो जगह है, मतलब बीबी सनम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीबी सनम जितना पाकिस्तान में मकबूल हुआ था, उसी वक्त उतना ही इंडिया में मकबूल हुआ था हमारा वाला। और बल्कि मैं कहूँगी कि मुझे ज़्यादा हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, हम बात कर रहे हैं कमर्शलाइजेशन की। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो हम कभी कभार सूफ़ी कलाम के साथ करते हैं, या कभी कभार हम लोग, आपने देखा होगा हमारा हर आइटम नंबर, एक तो आइटम नंबर हम लोगों ने भी ले लिया एज इफ इट्स आ थिंग, और जब आप किसी को कहते हैं कि भाई ये आइटम नंबर्स क्यों हैं हमारी फिल्मों में, तो फिर वो कहते हैं हमेशा से थे या जो भी, तो वो बाकी चीज़ें जो हमेशा से थी वो तो रही नहीं, लेकिन ये आइटम नंबर रह गया समहाउ। फिर दूसरी बात है कि आइटम नंबर को भी अगर आप देखें तो उसमें हमेशा कोई बहुत बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू के, जैसे उर्दू को ही जैसे एक मतलब लेना नहीं चाहिए नाम, लेकिन सुरूर और इस तरह की जो प्यारे प्यारे अल्फाज हैं, कैफ, सुरूर, इस तरह की जो, और कभी कभी एक्चुअली सूफ़ी कलाम से जुड़े हुए मिसरे भी लिए जाते हैं, उनको आइटम नंबर बनाते हैं। फिर दूसरी बात ये कि उसमें हमेशा हम लोग एक अरबी धुन या अरबी तर्ज की सिंगिंग करते हैं, और उसमें हमेशा बेली डांसिंग होती है। तो क्या हम ऐसे नहीं कर रहे हैं किसी और के कल्चर के साथ, बल्कि ऐसे कल्चर के साथ जिसमें हम, जैसे मुझे अरब म्यूज़िक बहुत पसंद है, फेरोज़ हो गई हैं, बाकी मतलब देयर सो मेनी ब्यूटीफुल सिंगर्स जिनको मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो मैंने तो कभी उन धुनों की तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं देखी, हालांकि हम अरबी से बहुत प्यार करते हैं। तो इससे यही होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा दूसरे की तरफ वो उठाते हैं, हम कैसे मुलव्विस हैं, हम सिर्फ वो चीज़ ठीक कर सकते हैं, किसी और हम नहीं रोक सकते। और हम इस चीज़ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बहुत से पब्लिकेशंस ने इस बात को शाया किया, उन्होंने सिर्फ ये एंगल दिया फरा कि वो इंडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया, इंडिया ने बुरा कर दिया और ज़ेब बड़ी नाराज़ है। लेकिन मैंने जो उसके बाद बातें की थी, जो मैंने एज एन आर्टिस्ट, वो तो किसी पाकिस्तानी पब्लिकेशन ने शाया ही नहीं की।
ये बहुत शुक्रिया। ज़ेब हमारे साथ मौजूद थी, सुबह सवेरे पाकिस्तान से रही Thank थी you for joining और us. बिल्कुल ठीक बात कर रही थी कि आपको देखना चाहिए, हम भी लोगों के कल्चर के साथ क्या कर रहे हैं हमें भी समझना चाहिए। और हम जब देखते हैं ना बार बार ऐसी चीज को तो हम सपोर्ट कर रहे होते हैं इसको। इसका तरीका ये है कि बाइकॉट किया जाए, बिल्कुल ना boycott देखा जाए किया ऐसी चीजों को जो आप समझते हैं कल्चरली, मॉरली, या फिर किसी और आर्टिस्ट की या किसी जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अक्सर लोगों के लिए उनका स्मार्टफोन जो होता है ना दुनिया तक रसाई का जरिया होता है। हम सबका ऐसा ही है, हम कुछ ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये दूसरों के लिए आपकी निजी ज़िंदगी में घुसने का जरिया बन जाए तो फिर तो परेशानी ही परेशानी है। सख्त आप परेशानी दिमागी तौर पे इतना हिल जाते हैं कि मेरे कोई चीज़ लीक हो गई। अब हम फिर बार बार बात करेंगे। इंडिया की भी बात हुई थी ना, जब वो कुछ ड्रग्स स्कैंडल को वो कर रहे थे तो उसमें भी कुछ चैट ऐसी लीक हो गई। चैट्स सामने आई थी, लेकिन वो चैट्स व्हाट्सएप तक थी। अब ये है कि मोबाइल जो आपके हाथ में है उसके अंदर आपका ईमेल, फेसबुक, आपकी पिक्चर्स, आपकी किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ अगर पड़ी हुई है और आप समझे कि वो हैक हो जाए तो वो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो दुनिया तक चली जाए और जा सकती है। वैसे ये जोक भी चल रहा था कोविड के दिनों में कि आप एहतियात करें कोरोना से, अगर आप बीमार हो गए तो आपका फ़ोन आपकी बेगम को दे दिया जाएगा। सो आप सोचें कि फ़ोन जो है वो आपके दुश्मनों के हाथ में चला अच्छा, जाए। ये तो अंदर वाली एप्लीकेशंस हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपका मोबाइल फ़ोन, पूरे का पूरा फ़ोन हैक हो सकता है? यकीन नहीं आता तो हम आपको बताते हैं। आपके इल्म में है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फ़ोन भी 2 रोज़ पहले हैक कर लिया गया था, एलामिया जारी किया गया था, जिसके बाद बताया गया कि उनका फ़ोन हैक हो चुका है। तो क्या आपका पूरे का पूरा मोबाइल हैक हो सकता है? कौन ये हैक कर सकता है, कैसे हो सकता है? इसी पर आज हमने बात करनी है। इस बारे में जानेंगे। डिजिटल प्राइवेसी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सदफ खान। अस्सलाम वालेकुम सदफ। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, दिन ब दिन हम डरते चले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी से। पहले हमें पता चला कि व्हाट्सएप पे चैट्स लीक हो सकती हैं, हमारा जो डेटा है वहाँ पे प्राइवेसी नहीं है। अब हैकर्स जो हैं वो फ़ोन हैक करने की बातें जो हैं वो भी आ चुकी हैं। इसके लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कैसे हम इसको इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन हैक ना हो? देखिए, एक तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो हैकिंग है वो हमेशा टेक्निकल नहीं होती। बहुत सारी जो हैकिंग है वो सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए होती है। यानी आपसे कुछ कहकर, आपको कुछ बताकर आपका डेटा हासिल कर लिया जाए। इस तरह के जो हैकर्स होते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग वाली हैकिंग करते हैं, वो आपको जो दीगर चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एहसास प्रोग्राम है उसके जो फेक मैसेजेस आते हैं, उस तरह की चीज़ों में हमने देखा है यही वाली जो तरीक़ेकार हैं ये मोबाइल्स पर भी अप्लाई होते हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम में से ज़्यादातर लोग, मुझ समेत अक्सर, आप भी आई एम श्योर, जो हम वेब एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं अपनी मोबाइल के अंदर, वो किसने बनाई हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो आपके मोबाइल से कौन सा डेटा इकट्ठा कर रही हैं, हम ये सब जानने की बिल्कुल परवाह नहीं करते। और अक्सर इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम खुद परमिशन दे देते हैं कि आप मेरा कैमरा, मेरा फ़ोन, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ एक्सेस करें, क्योंकि हमने सिर्फ जो हमारा वो है फोकस है वो सिर्फ उस सर्विस पे होता है जो फ्री ऐप हमें फराहम कर रही है। तो इन अ वे आप जो हैकर्स हैं या वो जो लोग हैं जो आपके मोबाइल में मौजूद डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको खुद परमिशन दे रहे हैं कि ठीक है जी, हम आपकी ऐप इस्तेमाल करके गेम खेल लेंगे या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेंगे और उसके बदले आप जो मेरा जितना डेटा है उस तक आप रसाई हासिल करें और उसको जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। पूरे का पूरा मोबाइल हैक हो जाना, हमें उसके बारे में भी बताएं। ये चलें, हमने क्लिक नहीं किया, लिंक कोई हमारे पास आया, हम नहीं क्लिक करते हैं, चलें जी एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल में हैं ही नहीं है, फिर भी मोबाइल हैक हो सकता है। कोई मेरे नंबर से किसी को मैसेज कर सकता है कि नंबर उसको मेरा शो हो रहा होगा, मैसेज उसने टाइप किया होगा। जी हो तो सकता है, जाहिर है अगर टेक्नोलॉजी अगर डिज़ाइन हो सकती है तो उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के तरीक़ेकार भी डिज़ाइन हो सकते हैं। लेकिन जो जस्टिस फाइज ईसा का केस है उसके अंदर अभी जो FIA ने उनको रिस्टोर कर दिया है मोबाइल उनका, और FIA की तरफ से भी यही अभी कहा गया है कि कोई एप्लीकेशन के थ्रू मसला क्रिएट हुआ था। लेकिन अगर एप्लीकेशन ना भी हो तो जाहिर है अगर आप मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं है, आपका पासवर्ड नहीं लगा हुआ, इट्स नॉट वेरी सिक्योर, आप लोगों से शेयर कर लेते हैं, या आप कहीं बाहर जाएं और वो खुला कहीं रख दें, इस तरह की चीज़ों की वजह से अगर रसाई मिल जाए एक दफ़ा किसी हैकर को, तो वो
जाहिर है फिर कोई एक एप्लीकेशन तक या कोई एक साइट तक मोबाइल के महदूद सदफ, नहीं मैं रहेगी। एक मॉल में मौजूद हूँ, मैंने उस मॉल का जो वाईफाई है उसके साथ अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया है, क्या उस वाईफाई से मेरा मोबाइल हैक हो सकता है? मेरा जो अंदर कंटेंट है वो कोई भी चोरी कर सकता है वहां से, अगर कोई अच्छा हैकर वहां पर बैठा है? या हमसे फ़ोन ले लिया जाता है बाज़-औक़ात, हम कहीं जा रहे हैं, हमें कह दिए फ़ोन अपना यहाँ पे रख दीजिए, दे दीजिए, आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप अंदर नहीं ले जा सकते, या ऑफिसेज ऐसे हैं, तो उसमें वहाँ से भी चोरी हो सकता है? देखिए, जब भी आप मोबाइल किसी के पास रखवाएं तो एक तो ये कि उस पर पासकोड होना चाहिए, और बेहतर ये है कि वो उसको ऑफ करके रखें, क्योंकि अगर वो ऑन है खुदा ना खास्ता और अगर आपने अपना पासकोड नहीं डाला हुआ या अभी बिल्कुल डाला था और एक्सेस हो सकता है, तो फिर तो कोई भी उसको आराम से मिरर भी कर सकता है, रसाई भी हासिल कर सकता है। जो आपने पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने की बात की, देखिए अमूमी तौर पे ये बहुत आसान काम नहीं है किसी का मोबाइल हैक करना, लेकिन अगर कोई वहाँ हैकर्स बैठे हुए हैं जो उससे कनेक्ट हुए हैं, और जब आप वो वाईफाई एक्सेस करते हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जिस तरह से वो उन्होंने रसाई दी हुई है, तो ये हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग जब तक आप उस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो या बार बार जब भी आप आके उस नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, तो वो आपके जो भी ब्राउजिंग एक्टिविटी है, जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी है, उसकी ज़ाहिर है डिटेल्स जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो राउटर है उसके थ्रू कलेक्ट की जा सकती है। हाँ, अगर कोई मिलिट्री इंटेंट के साथ अगर कोई हैकर वहाँ बैठा हुआ है तो हो सकता है कि फिर वो कोई ऐसा तरीक़ाकार भी निकाल ले जो उस नेटवर्क से कनेक्ट हुए लोग हैं उनके डेटा तक रसाई हासिल कर सकें। सदफ, फिर कैसे सिक्योर रहें और कैसे सेफ्टी को इंश्योर करें कि हमारे फ़ोन्स हैक ना हो, हमारी मालूमात जो हैं अनवांटेड लोगों तक, गैर ज़रूरी लोगों तक गैर ज़रूरी मालूमात ना पहुँचे? और क्या लोगों को हम में क्या इंटरेस्ट है, ये भी एक ख्याल है कि यार मेरे में क्या इंटरेस्ट है, मेरे से लोगों ने क्या चीज़ ले लेनी है? देखिए, इंटरेस्ट की तो जहाँ तक बात है, जिस एज में हम रहते हैं इसको हम इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की एज कहते हैं। जो बड़े बड़े आपको ग्लोबल कॉर्पोरेट्स नज़र आएंगे, जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, वो कोई चीज़ तो नहीं बेच रहे, वो सिर्फ आपका डेटा जो है उसको रेलिवेंट लोगों को फराहम कर रहे हैं। उनकी जो पूरी इकोनॉमी है अब वो उसी डेटा के ऊपर बिल्ड हुई है। तो अगर उनके लिए वो डेटा बेहतर हो सकता है तो फिर जाहिर है कोई भी किसी का डेटा हासिल करे तो एक बिग डेटा एक लार्जर डेटा सेट का हिस्सा बन सकता है, वो उसके लिए रसाई मुमकिन हो सकती है। अगर बिल्कुल टारगेटेड हैकिंग है तो हो सकता है आपके पास कोई ऐसी मालूमात हो जो किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है तो ख़वातीन की प्राइवेट तस्वीरें, वो सारी चीज़ें भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ तक केयरफुल रहने की बात है, ऑब्वियसली आपको यू नीड टू बी अवेयर कि आपके मोबाइल में क्या क्या चीज़ें आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप किस तरह की मवाद, किस तरह का डेटा उसके अंदर रखते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपके मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी आप किस तरह इंश्योर करते हैं। क्या आपका पासकोड स्ट्रॉन्ग है, क्या आपने फेशियल रिकग्निशन लगाया हुआ है, क्या आप बायोमेट्रिक रखते हैं या नहीं रखते, कितने लोगों के साथ आप वो चीज़ें शेयर करते हैं, कितनी इंटरकनेक्टिविटी है इन सारी चीज़ों के अंदर, और कहाँ जी बिल्कुल ठीक है। डिजिटल प्राइवेसी एक्सपर्ट सदफ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मशवरा। ये बड़ा अहम मामला है। मैं कोई अक्सर होता हूँ ना, गेम कोई करता हूँ मोबाइल पे, तो मैं देखता हूँ अगर वो मेरे से कुछ भी परमिशन मांगे मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि वो परमिशन मांगते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल से, खैर मैं तो इस तरह की चीज़ें करने पे यकीन नहीं रखती। मोबाइल से फ़ोन सुनने के लिए इसको फ़ोन सुनने रखने, लेकिन अगेन आई एम नॉट अ डिजिटल एज पर्सन, मैं तो कोई पुराने ज़माने का बंदा हूँ। लेकिन हमजा, मैं आपका स्मार्टफोन लेने लगा हूँ आपसे, आपको मैं दूसरा फ़ोन देता हूँ, आपका तो उससे भी गुजारा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमजा, वो एक ज़माना था जब हम कहते थे वी आर व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट वी थिंक, वी आर व्हाट वी फीड इन आवर मोबाइल। बिल्कुल। आज अगर आपने किसी बंदे को समझना है, उसका मोबाइल लेकर बगैर उसको बताए सिर्फ उसको देख लें कि उसने क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं, क्या क्या चीज़ें उसने देखी हैं, क्या क्या उसके इंटरेस्ट है, आपको एक लम्हे में पता चल जाएगा कि बंदा किस सोच का। मरहूम बहुत अच्छे थे। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद से फिर बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान उन बदकिस्मत ममालिक में से एक है जहां साइंसी तालीम का रुझान बहुत कम है, और ये दुनिया में सबसे कम साइंसी तहकीकात करने वाले ममालिक में से एक है। चॉम्स्की पिछले दिनों आए थे हमजा पाकिस्तान, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है 60s में
इससे बहुत आगे था साइंस की दुनिया में, इजादात के मामले में, जहाँ पे आज खड़ा है। और पाकिस्तान को अपनी इस पॉलिसी के ऊपर गौर करना होगा। और ये एक बड़ी अहम बात थी एक ऐसे शख्स की तरफ से जो दुनिया की पॉलिसीज़ और चीज़ों के बारे में एक राय रखता है और एक अथॉरिटी है। सो हालात ये हैं कि पाकिस्तान इजादात की तख्लीक में दुनिया में 113वें नंबर पे मौजूद है। भारत दुनिया का बड़ा कोरोना वैक्सीन का प्लांट चला रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी वैक्सीन बनाते हैं। अगर हमारे यहाँ पे कुत्ते के काटने के केसेस होते हैं और हम उसको पीट रहे होते हैं तो उसका वजह ये होती है कि वहाँ से वैक्सीन मंगवाई नहीं जा सकी होती, बनाना तो दूर की बात है। सो सबसे अजीब बात यह है कि वो मुल्क जो जदीद तरीन जंगी जहाज़ बना रहा है, हम थंडर जो F-17 जो है उसको बना रहे हैं, और दीगर इजादात में अगर हम देखें तो बहुत पीछे हैं हम। और कोरोना वबा के दौरान अगर हम अपने आप को देखें तो हमने बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज में वेंटिलेटर बना के साबित कर दिया था कि हमें टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल, टैलेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है। पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो बाहर चला जाता है, अमेरिका ऐसे बुलाता है उनको स्कॉलरशिप्स देता है और फिर कहता है कि आप तो हमारे साइंसदान हैं, फिर सारी ज़िंदगी वो वहाँ पर गुजार देते हैं। ज़रूरत है तहकीक के शोबे पर खर्च करने की और मुहक्किकीन को जदीद सहूलियात से हम आहंग करने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में पहली स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी कायम की है। और वैसे वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी जब से आए हैं तब से बहुत काम हो रहा है। और अगर आप पीछे जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, जिस ज़माने में हमने पाकिस्तान ये बात की थी कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया था। एक केमिकल कॉम्प्लेक्स की बुनियाद भी रखी गई थी। और इससे ये वो चीज़ें जो कि फिर पीछे रह गई, लेकिन हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स आज तक कंट्रीब्यूट कर रहा है इस इंडस्ट्री में बहुत सारी अपनी इन्वेंशंस के साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें आलात हर्ब की सूरत में। तो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से अब हम बात, जो कि हमारे साथ हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3 साल इनके चेयरमैन रहे हैं। आप फरमाइएगा सर कि इस 3 सालों के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कौन सी तजावीज़ और सिफारिशात हैं जिन पर अमल करके पाकिस्तान इन शोबों में आगे बढ़ सकता है? जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपको पता है कि इसका काम है ओवरसाइट करना और हुकूमत को रिकमेंडेशंस और तजावीज़ देना। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने गुज़िश्ता 33 महीनों के अंदर 28 इजलास किए हैं और 227 रिकमेंडेशंस हुकूमत को साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए दी हैं। इन रिकमेंडेशंस में स्कूल की सतह पे, कॉलेजेस की सतह पे, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे साइंस के फ़रोग़, इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसकी मॉडर्नाइजेशन, इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी जो बजट का एलोकेशन होता है उसके अंदर, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान लिंक नहीं है। ये जो इकोसिस्टम है ये नहीं है, ताकि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एकेडेमिया और आपकी इंडस्ट्री जब वो लिंक करती है तो उस साइंसी जदोजहद का या उस साइंसी प्रोग्रेस का आपकी सोसाइटी को, आपके मुल्क को कोई फ़ायदा हो सकता है। तो हमने इस हवाले से तकरीबन 227 रिकमेंडेशंस जो हैं वो हुकूमत को दी हैं और इसमें बड़ी वैरायटी है और तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। मैं समझता हूं कि ये जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है या कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है, इसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी शामिल होती है और ये कलेक्टिव विजडम होता है। इस कलेक्टिव विजडम को अगर मौजूदा हुकूमत बरोकार लाए तो मैं समझता हूं ये जो आप लोगों ने रोना रोया है हिंदुस्तान के मुकाबले में या दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कि हम पीछे रह गए साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सिलेबस के हवाले से भी आपने कुछ तजावीज़ दी हैं कि ये सिलेबस तब्दील कर दिया जाए, टेक्निकल एजुकेशन हो, फिर चेक रखा जाता है कि उस पर अमल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ तजावीज़ दे दी जाती हैं, काम रुक जाता है, तजावीज़ दे दी, काम मुकम्मल हो गया? देखें, स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिकमेंडेशन देना, स्टैंडिंग कमेटी का काम है बजट एलोकेशन जो होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी को ऊपर चेक रखना। लेकिन सिलेबस के हवाले से तजावीज़ तो हमने दी हैं, लेकिन इन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना, इसको इनकारपोरेट करना, ये फिर हुकूमत वक्त का काम होता है। ये सेनेट का या कौमी असम्बली का या इनकी स्टैंडिंग कमेटीज़ का काम नहीं होता। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल की बुनियाद पे अब सरवाइव नहीं कर सकता, या सियालकोट में फुटबॉल बनवाने की बुनियाद पे आप सरवाइव नहीं कर सकते। जो क्राइसिस आ रहे हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, उनकी ना कोई एग्रीकल्चर है, उनकी ना कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उनकी ना कोई बड़ी आबादी है, उनके साथ ना कोई यूथ है, लेकिन उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दी। आप देखें सिंगापुर को, एक छोटा सा मुल्क है और उस सिंगापुर की जो एक्सपोर्ट है वो $300 बिलियन से ज़्यादा है।
और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो यही $20 बिलियन या 23 बिलियन डॉलर के ऊपर आके रुक जाता है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे। तो अब जो इस वक्त आपका जो दौर है ये साइंस और टेक्नोलॉजी का है। हमने हुकूमत से कहा है कि सबसे पहले तो आप इस बात को रियलाइज करें कि जब तक हम साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। जब आप इस चीज की अहमियत का एहसास करेंगे फिर उसके बाद स्टेप्स उठाने, और स्टेप्स भी एक कोई स्टेप नहीं है बल्कि एक बहुत कंप्रेहेंसिव आपको स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप एक प्रॉपर पर्सन फॉर द प्रॉपर जॉब, तो वो बंदा आप देखें, मैं 3 साल पहले जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना तो उस वक्त कोई मिनिस्टर नहीं था, तकरीबन 1 साल कोई मिनिस्टर नहीं था जब ये हुकूमत आई इक्तदार के अंदर। फिर उसके बाद आजम स्वाति साहब को मिनिस्टर बनाया गया, अब फवाद चौधरी साहब को बनाया गया। फवाद चौधरी साहब एक्टिव आदमी हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये कहूंगा कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं है, वो मीडिया का आदमी है। तो आप एक ऐसा बंदा जो साइंस और टेक्नोलॉजी का बंदा हो, जो विजन रखता हो, उसके अंदर आप इसको डिप्यूट करें। दूसरी बात यह है, फिर आपका बजट है। आपका बजट अमूमी तौर पर आप पूरी हिस्ट्री में आप देख लें, सबसे कम बजट अमूमी तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी का होता है। फिर उस बजट की यूटिलाइजेशन है, जो कम बजट होता है वो यूटिलाइजेशन भी नहीं होती। फिर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, वो ट्रांसपेरेंसी भी फिर उस प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। और मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देकर उसको प्रायोरिटी नंबर 1 बनाकर हम उसको हल कर सकते हैं। देखिए आपके जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, आपके जो चैलेंजेस हैं वो आपके एनर्जी क्राइसिस हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं वो आपके इरिगेशन का जो वाटर है वो बड़ी तेजी के साथ वो कम हो रहा है। आपका जो चैलेंज है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है। आपका जो चैलेंज है आपका सी इंट्रूजन, जो आपके 800 किलोमीटर का जो साहिली इलाका है वो बड़ी तेजी के साथ समंदर खा रहा है। लाखों एकड़ जमीन समंदर ने खा ली, सी इंट्रूजन हो रहा है। उसको आपकी जो एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसको आप साइंस, आपको जो एक्सपोर्ट बढ़ाने उसको आप साइंस और टेक्नोलॉजी, आप ये पेंडेमिक जो आ रहे हैं, बिल्कुल ये जो पेंडेमिक आ रहे हैं, ये तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए एक साइंसी दिमाग चाहिए है जो कि सवाल करने की एबिलिटी रखता हो, क्वेश्चन करने की अहलियत रखता हो, चैलेंज करने का रुझान रखता हो। हमारे यहाँ तो रट्टू तोते बनाया जाता है स्टूडेंट्स को। 1000 में से 999 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हमें क्यों नज़र नहीं आते साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री में क्यों लैक है? ये बुनियादी वो चीज़ें हैं जो कि आज तक नहीं की जा सकी। ये फर्स्ट स्टेप्स तो लेंगे ना हम सर, ये फर्स्ट स्टेप ही हम नहीं ले पा रहे कि हम अपने तदरीसी अमल को ही इतना अपग्रेड करें कि वहाँ पे बच्चों में साइंटिफिक रुझान एंड एप्टीट्यूड को पैदा किया जा सके। इसके लिए आप समझते नहीं कि कहीं से जो बुनियाद होनी है, आगाज़ तो पहले कदम से ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपके दूर दराज के इलाके हैं ना, इसके अंदर हीरे पड़े हुए हैं और इसके अंदर मोती है, लेकिन वो मिट्टी के अंदर मौजूद है। अब ये साइंस और टेक्नोलॉजी के हमने इस पर सिफारिशात दी है कि आप टैलेंट हंटिंग कर लें। ये जो आपके गांव देहात है, इसमें आरफा करीम जैसे लोग, ये आपके दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में आपको मिल जाएंगे। आपको इन एरियाज तक, जो दूर दराज के एरियाज हैं, पसमानदा एरिया हैं, उन तक पहुंचना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप इनकरेज कर लें। आप अगर चाय वाले का हीरो बनाएंगे, आप अगर स्पोर्ट्स की तरफ सारी तवज्जो करेंगे, आप अगर शोबिस की तरफ सारी तवज्जो करेंगे, तो साइंस और टेक्नोलॉजी ग्लैमराइज कैसे होगा? उसको जब तक आप ग्लैमराइज नहीं करेंगे उस वक्त तक लोग उसकी तरफ नहीं आएंगे। तो नई नस्ल के लिए आप ग्लैमराइज करें, उनके हीरोज को जो साइंस और टेक्नोलॉजीज के हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को ग्लैमराइज करें और नौजवानों को शोबिस से, पॉलिटिक्स से और स्पोर्ट्स से मुतवज्जो करें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ। उसके साथ साथ ये है कि आप अपने निसाब को और अपने लेबोरेटरियों को, लाइब्रेरियों को आप इसके रिव्यू कर लें। आपको ये मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, पाकिस्तान का जो IPO है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान के IPO के अंदर अगर आप कोई पेटेंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं उसमें सालों लग जाते हैं जी, सालों लग जाते हैं। जबकि वही बच्चे अगर अमेरिका अपनी पेटेंट भेजें, ऑस्ट्रेलिया अपनी पेटेंट भेजें, वो 6 माह के अंदर रजिस्टर करके उनको बुला लेते हैं। और जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो पाकिस्तान के काम आनी चाहिए, वो पाकिस्तान के बजाय दूसरे ममालिक के काम आ रही है। तो आपको इन सारी चीजों को एड्रेस करना होगा और इसके लिए कंप्रेहेंसिव प्लान बनाना होगा जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक
जिसमें एकेडेमिया, जिसमें आर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपकी इंडस्ट्री, जिसमें आपकी गवर्नमेंट, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपकी सोसाइटी, जिसमें आपकी मीडिया, ये सारी चीजें ऑन बोर्ड हो। जब ये सारी ऑन बोर्ड होगी, आप फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ तरक्की करेंगे। और सिर्फ एक ही रास्ता है, पाकिस्तान के जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, और पाकिस्तान को जो थ्रेट्स दरपेश है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देने। बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस्लामाबाद में रहने वाले जो हैं वो ज़रा होशियार खबरदार हो जाएं, इसलिए कि मरगला हिल्स में तेंदुआ जो है वो बड़ा मटर गश्त कर रहा है। अब मालूम नहीं वही में तेंदुआ है या और तेंदुए जो हैं वहाँ पर दिखाई दिए हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक कैमरों ने नायाब नस्ल के मादा तेंदुए की अक्सबंदी की है और शहजादी नाम दिया गया है इसको, जो कि ट्रेल 4 और 5 के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों में 3 बार देखी गई है। और एक तेंदुए की ट्रैक 4 पर चहलकदमी की तस्वीर भी जारी की गई हैं। और उधर वाइल्ड लाइफ ने मारगला पहाड़ियों के नेशनल पार्क में आबाद तेंदुओं की आबादी में इजाफे को वहाँ बेहतर इकोसिस्टम से जो है लिंक कर दिया। और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक इन पहाड़ियों में 5 तेंदुए मौजूद हैं। और इससे साबित होता है कि जहाँ पे मतलब इंसान, अब ये पीछे तो हो सकता है कि कोविड की वजह से लोग जो हैं वॉक्स के लिए ट्रेल्स पे ना गए हों, तो उसकी वजह से ये लोग ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हों, खुराक की जो है वो कमी हो जिसके लिए इन्हें नीचे उतरना पड़ रहा हो ज़्यादा खाने के लिए, जो भी वजूहात हैं। लेकिन अवाम जो है वो सूरज डूबने से पहले इन इलाकों से अगर आप वॉक के लिए जाते हैं, ट्रेल्स पे जाते हैं, तो वापस आ जाएं, इसलिए कि शाम के बाद ये जंगली जानवर जो है निकल आते हैं। और 4 से 6 बजे के दरमियान का ही टाइम है जिस टाइम पे रोड पे इसे आप देख सकते हैं। दिन में ये सो रहे होते हैं, अंधेरे के बाद ये बाहर आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि अगर पैदल सफ़र करने वाले तेंदुए के सामने आ जाएं तो भागना ऑप्शन नहीं है, उसके सामने खड़े हो जाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। वैसे एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा भी है ना, अगर आपकी मुलाकात शेर से हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो जवाब यही है कि आपने क्या करना है, शेर ने करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो रीछ वाली भी एक कहानी है ना कि रीछ था और उस सांस रोक लिया तो वो नहीं, तो वो एक लतीफ़ा ये चल रहा था कि मैंने रीछ को देखा उसी तरह से जैसा दादा ने बताया था, सांस रोक लिया तो रीछ ने कहा मेरे दादे ने भी मैनू दसे आया। तो तुम इतने चालाक जो है ना बनो। खैर, WWF पाकिस्तान के मैनेजर कंजर्वेशन मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मोहम्मद वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या ये कहना सही है कि मारगला पहाड़ियों पर इकोसिस्टम बेहतर होने के बायस हमें मुसलसल वहाँ तेंदुए और दीगर जंगली हयात देखने को मिल रहे हैं? कोई और वजह भी हो सकती है? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर कॉमन लेपर्ड तो पहले कॉमन हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जूं ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो उसकी वजह से कुछ पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की और कॉमन लेपर्ड की कम होने शुरू हुई। तो अभी रिसेंटली आपने देखा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नेचुरल वेजिटेशन इम्प्रूव हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस जो रोड साइड के ऊपर जो ट्रैफिक की हुआ करती थी वो कम हुई कोविड-19 की वजह से। उसकी वजह से कुछ पॉपुलेशन कुछ एनिमल्स की कुछ बेहतर हुई और वो फ्रीक्वेंट साइटिंग के अंदर बदल गई। अगर हम देखें जो मौसम अभी चल रहा है, जो स्नोफॉल हुई अभी इस टाइम पे जो मरी के पहाड़ों के अंदर, गलियात के पहाड़ों के अंदर, तो नॉर्मली जो लेपर्ड्स वहाँ पे हार्श क्लाइमेट के अंदर जिस टाइम पे देख रहे होते हैं स्नोफॉल की ज़्यादा हुई, तो उसमें कुछ एनिमल्स जो हैं वो मूव भी कर जाते हैं अपनी जो परमानेंट लोकेशंस होती हैं उनसे। तो ये भी है, ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं इस टाइम पे करंटली। ये जो करंट स्टडी इस टाइम पे कैमरा ट्रैप्स की जो चल रही है मरगला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर, ये अभी चल रही है। इसकी अभी जो पॉपुलेशन है उसकी एस्टिमेशन के ऊपर काम किया जा रहा है और मजीद करने की अभी ज़रूरत है। क्या करें अगर हमारा सामना हो जाए तेंदुए से? में कुछ और चीज़ें भी थोड़ी सी ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि तेंदुए का मुकाबला हो तो क्या करें? लतीफ़ों की आपने जो अभी 2 लतीफ़ों का जिक्र किया, बिल्कुल वो ठीक लतीफ़े हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन लिंक्ड है टू दी एनिमल बिहेवियर के साथ कि जिस टाइम पे अगर एनिमल कॉमन लेपर्ड अगर आपके सामने आ जाता है और उसकी क्योंकि जो अटैकिंग स्ट्रेटजी है जिस तरह से मुख्तलिफ एनिमल्स की होती है, तो ये छुप के भी हमला करता है और इसके सामने अगर एक्सीडेंटली सामने आमना सामना अगर अचानक से हो जाए किसी ह्यूमन बीइंग का, तो उसमें ये अटैक करता है बिल्कुल। तो उसके लिए कहा यह जाता है, एक चीज़ और मैं ऐड कर दूंगा कि भागने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लस अगर एक के बजाय 2 लोग हों और वो आपस में बातें करते हुए जाएंगे तो लेपर्ड कभी आपके सामने नहीं आएगा। इवन उस लोकेशन के अंदर ये पहले भी मौजूद हुआ करता था,
लेकिन ये एक उसको अल्लाह ताला ने कुछ सिखा रखा है। एक और चीज़ उसकी मैं बताता चलूँ कि कॉमन लेपर्ड जो है वो टेरिटोरियल है, नक्टर्नल है। ये इसका बिहेवियर है, बेसिकली रात में ये निकलता है और ये टेरिटरीज अपनी इस्टेब्लिश करता है। तो इस वजह से मतलब इंसान को उस टेरिटरी अगर इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए कि इस एरिया इस लोकेशन के अंदर कॉमन लेपर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको थोड़ा बेहतर यही होगा कि ये जो प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी अडॉप्ट करते हैं लोग, हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी बिग कैट्स के साथ जो लोग रह रहे हैं वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि यहाँ पे और कौन कौन से जानवर हैं जो कि पाए जाते हैं, क्योंकि मंकीज़ भी तो बहुत बड़ी तादाद में थे, बहुत सारी और ऐसी स्पीशीज़ की भी बात की गई जो बर्ड स्पीशीज़ में से थी कि उनकी तादाद में भी इजाफा जो है वो देखने में आया है। तो वो कौन कौन से ऐसी स्पीशीज़ है, रेयर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि यहाँ पे मौजूद है, जिसका हमें ख्याल रखना है? जी देखिए, ये जो हमारा बेल्ट है या मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जिस एरिया के अंदर आ रहा है ये वेस्टर्न हिमालय इको रीजन है। और वेस्टर्न हिमालय इको रीजन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट तादाद के अंदर होते हैं। जड़ी बूटियाँ जिस तरह से हम लोग कह रहे होते हैं लोकल ज़ुबान के अंदर, तो इनकी तादाद ज़्यादा वाफर मिकदार के अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर इसी तरह से हमारे पास कुछ इंडेंजर्ड ट्रीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हायर एल्टीट्यूड्स के अंदर हम जिस टाइम जाते हैं मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर, तो हमारे पास जो टेक्सास वेलिचियाना का जो ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत हाईली वैल्यूएबल है, क्योंकि उसमें से टेक्सोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस एरिया के अंदर, इस लोकेशन के अंदर। फिर इसी तरह से जिस तरह से अभी कॉमन लेपर्ड का हम जिक्र कर रहे हैं, तो कॉमन लेपर्ड के साथ इसके फूड चेन या फूड वेब के अंदर बहुत सारे कनेक्टेड वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ हैं, जिसमें येलो थ्रोटेड मार्टन्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जैकाल्स हैं, रेड फॉक्सेस हैं, मरी वोल एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो मैमल स्पीशीज़ हैं वो भी यहाँ पे हैं और बर्ड्स की भी डिफरेंट वैरायटीज़ इस इको रीजन के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है मोहम्मद वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बात कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि इंसान ही सबसे ख़तरनाक जानवर है जिसकी जहाँ पे मौजूदगी ज़्यादा हो जाए तो बाकी तमाम नस्लों को जानवरों की जो है वो ख़तरा दरपेश हो जाता है। दो भी हो जाए तो ये नहीं आता, ये बड़ी हैरत वाली इत्तेफाक में बरकत है। अच्छा। इसका मतलब है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक में कितनी बरकत है कि अकेला इंसान जो है उसके ऊपर जंगली जानवर भी ज़्यादा आसानी से हमला कर सकते हैं, अगर दो हों तो उनसे जंगली जानवर भी डरते हैं। लेकिन आपने ज़रा जो है ना वहाँ पे नहीं जाना, कोशिश करें 4 से 6 के दरमियान वहाँ पे ना हो, सुबह सुबह हुआ है वो सो रहा होता है, इसका हमने फ़ायदा उठाना है। और सुबह का मतलब है सूरज निकलने के बाद आप उधर जाएं, जब वो अंदर चला, नॉक्टर्नल है ना, जब तक हमसा सूरज की लाइट नहीं ना आएगी तो उसकी सेंसेस उसे बताती हैं उसका टाइम है, इट्स हिज टाइम। हाँ, सूरज निकल आएगा तो उसके बाद वो जो छुपेगा कहीं, सूरज गरूब होने के टाइम के करीब ही वो बाहर निकल आएगा। अब तो मेरा वक्त। हमने आपके साथ कहानियां शेयर की हैं, उन कहानियों पे आपने नहीं रहना है और एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। 2 लोग जाएं, अकेला बंदा ना जाए, ये जो है ना एक बुनियादी एक एहतियात है जो हम कर सकते हैं और टाइम की एहतियात है। और हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे, मैच की बात लाजमी करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और मुझे यकीन है ये लफ्ज़ कैंसर से आज कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि वाकिफ़ ना हो। ये एक अफरैत है, हम सबको डर लगा रहता है, इसलिए कि आज तक ये पता नहीं चल सका कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है अपना शिकार बनाता है। किन बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, इसका ताल्लुक जो है वर्जिश से, ताज़ा खाने से, बहुत सारी जिसे कहना चाहिए मौरूसी तौर पे मुंतकिल होने से जोड़ा जा चुका है, लेकिन सॉलिड रीजंस आज भी हम नहीं कह सकते कि हमें मालूम है। और आज दुनिया भर में कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद ये होता है कि लोगों को इस मर्ज़ के ख़तरात से आगाह किया जाए, इसकी रोकथाम और इलाज के बारे में मालूमात फराहम की जाएँ। कैंसर जानलेवा मर्ज़ है, हम सब जानते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा होता है और लोगों को इल्म नहीं होता। और सबसे ज़्यादा मसला तब होता है जब लेट हो जाते हैं हम रिपोर्ट करने में। टाइमली डायग्नोसिस और फिर उसका इलाज, ये 2 चीज़ें हैं जिससे कि इससे बचने के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। लेकिन इससे इसका शिकार ही ना हुआ जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ माहिर अमराज़ कैंसर डॉक्टर फ़ारूक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैंसर की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कौन सी इकसाम जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है और वजूहात क्या होती हैं कैंसर का शिकार होने की?
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैंसर आप अभी जिक्र कर रहे थे, इट्स बिकमिंग अ पेंडेमिक नाउ, यानी ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और एक WHO का तखमीना है कि 2030 तक इट वुड बाईपास द कार्डियक डेथ जो इस वक्त नंबर 1 है। तो सबसे ज़्यादा अमवात 2030 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैंसर से होंगी। तो कैंसर की एग्जैक्ट कॉज तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ का हमें ज़रूर कंफर्मेशन है कि ये एक जीनियाती तब्दीली है या जेनेटिक म्यूटेशन है। तो जैसे सिगरेट आप पीते हैं, पान, नस्वार, छालिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बहुत सारी अदर मेडिकेशंस हैं जो जाके जीनियाती तब्दीली करती हैं, और इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो आपके लाइफस्टाइल से है, आपकी ग़िज़ा से है, आपके एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स या पोल्यूशन से है। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा मोरूसियत से भी है, लेकिन मोरूसी कैंसर जो है वो सिर्फ 100 में से 5 या 10 मरीजों को होते हैं, और ये वो पेशेंट्स या लोग होते हैं जिनकी फैमिली में 3 या 3 से ज़्यादा अशखास को कैंसर हो। जी, तो अभी आपने ये पूछा कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं। सबसे पहले तो कैंसर की आगाही की मुहिम है जिसे हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझे आपने दावत दी है ताकि हम अपनी कम्युनिटीज़ में अपने लोगों को बता सकें कि ये एक फैलता हुआ प्रॉब्लम है और इस पे ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी बहुत ही बिजी लाइफ में, बहुत ही परेशान कुन लाइफ में आजकल के दौर में हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को देखते रहें। अपने जिस्म की हिफाजत हमारा दीनी फ़र्ज़ है, उसको चेक करते रहिए। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में ज़रूरी है कि लोगों को ये पता हो कि इस मुल्क में हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन है। जिनको हेपेटाइटिस बी सी नहीं है, जैसे वेस्ट में, वहाँ बहुत ज़्यादा हाइजीनिक मेजर्स हैं, वहाँ पे फैट और अल्कोहल, शराब और चर्बी, उससे लिवर के कैंसर होते हैं। 4 बड़े रीजंस हैं। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है पाकिस्तान का, मेक श्योर करें कि आपके बच्चे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाए। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी नहीं है और बड़ी उम्र के हैं, वो भी अपनी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाएं। हेपेटाइटिस सी अगर हो गया है, उसका फौरी तौर पे इलाज कराएं। इलाज 3 महीने का है, मुमकिन है। गैर अज़दवाजी सेक्स जो है उससे HPV वायरस है, वो उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, टाइप 16 एंड 18। तो तमाम वो ख़वातीन जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, बाहर की दुनिया में तो 9 साल से लेकर 26 साल तक की ख़वातीन जो हैं उनको ये वैक्सीन कराई जाती है। ये रहम के निचले हिस्से का कैंसर रोकती है। तो ये तो 2 वैक्सीनेशंस हैं जिनके ज़रिए आप मुंह, नाक, कान, गले का कैंसर और रहम के निचले हिस्से का कैंसर और जिगर का कैंसर बर वक्त उसकी वैक्सीनेशन करा के उस सिलसिले से ही निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जिन लोगों को एट रिस्क है, मैं अभी सुबह देख रहा था आपके प्रोग्राम की वजह से कि 2020 में WHO का जो डेटा है, ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस, ग्लोबोकैन 2020, तो उनके ख्याल में तकरीबन 2 करोड़ लोगों को कैंसर हुआ है पिछले साल में और 1 करोड़ अमवात हुए हैं। तो आप सोच लें, अभी आपने पेंडेमिक कोविड-19 का देखा है, उसमें कितने लोग फौत हुए हैं और कैंसर से कितने लोग साल में फौत हो रहे हैं। अलामात क्या है डॉक्टर साहब, जो कौन सी अलामात है जिसके बारे में हमें अलर्ट रहना है? जी फरा, मैं उससे पहले के इलामात आपको जल्दी से बता सकूं। पहली चीज़ है कि इलामत आने का मतलब है कि कैंसर आ चुका है, हमें उससे पहले पकड़ना है। तो जो टॉप 10 कैंसर्स हैं जो आपने पूछे थे, जिसमें ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर है और मर्दों में लंग कैंसर और बाहर दुनिया में प्रोस्टेट कैंसर, हमारे मुल्क में लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज जो कि खून के कैंसर्स हैं, मुंह, नाक, कान, गले का कैंसर, ये बड़े कॉमन है। तो जो टॉप 10 कैंसर्स उनमें 7 ऐसे हैं जो स्क्रीनेबल है। स्क्रीनेबल का मतलब अभी आपको सिम्टम नहीं है लेकिन आप एट हाई रिस्क है। मसलन अगर आप रिप्रोडक्टिव एज में हैं तो पैप स्मेयर कराना पहली प्रेगनेंसी के साथ, ये आपको सीए सर्विक्स या रहम के निचले हिस्से का कैंसर ढूंढ के दे सकता है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी सी है तो वो लिवर को सुकेड़ता है, जिसे हम सिरहोसिस अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। उसकी स्क्रीनिंग जो है वो अल्ट्रासाउंड और एक ब्लड टेस्ट अल्फा फीटोप्रोटीन के साथ आप कर सकते हैं। जो लोग 30 या 30 से ज़्यादा सिगरेट के पैक्स एक साल में पीते हैं, उनको लंग कैंसर या फेफड़ों का कैंसर होने का चांस है। तो लो डोज HRCT स्कैन ऑफ द चेस्ट उसको जल्दी पिक करके दे सकता है। इसी तरह बड़ी आंत के कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी और पखाने का टेस्ट होता है, इसमें खून चेक किया जाता है। मर्दों में जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, प्रोस्टेट कैंसर एक ब्लड टेस्ट और रेक्टल एग्जाम और अल्ट्रासाउंड के जरिए पिक किया जा सकता है। और इसी तरह छाती का कैंसर जो ख़वातीन में सबसे कॉमन है,
वो अपनी ज़ाती मौलजे के साथ अपने आप को एग्जामिन करके आप जल्दी पिक कर सकते हैं। और 40 साल की अगर आपकी उम्र है तो फिर आप सालाना मेमोग्राफी या छाती के एक्सरे करा के इन डिजीज़ को बहुत जल्दी पिक कर सकते हैं। तो कैंसर के लिए ज़रूरी है कि उसको पहले पिक कर लें, बहुत अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर स्टेज में, और उसको निकाल के आप डिजीज़ फ्री या नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। अब हम आते हैं अलामत पे। तो अलामत जो है ऐसा पेशेंट जिसको खांसी रहे, जिसकी आवाज़ बैठ जाए और वो 2-3 हफ्तों में ठीक ना हो एंटीबायोटिक के कोर्स के साथ, तो उसे चाहिए फ़ौरन अपने मौलिज को दिखाए। किसी भी बॉडी ऑरिफिस में से खून का निकलना, चाहे वो नक्सीर हो, आपकी दाढ़ में से खून निकल रहा हो, पखाने के रास्ते, जिन ख़वातीन की माहवारी बंद हो जाती है 48-50 साल में, उनमें दोबारा माहवारी का शुरू हो जाना रहम के कैंसर की निशानदेही करता है। अगर कोई तिल है, उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए, उसकी रंगत चेंज हो जाए, उसमें से डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, उसकी एजेस टेढ़ी मेढ़ी हुए, उसे फ़ौरन अपने मौलिज को दिखाएं। तो ये वो अलामात हैं जिनको आप देखते हुए कैंसर की बर वक्त तशख़ीस कर सकते हैं। और मुझे 30 साल हो गए हैं इसकी प्रैक्टिस करते हुए। कैंसर को बचाना ही, होने से बचना ही कामयाबी है। हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं नेशनल एक्सचेकर के मरीजों के इलाज में, तो बहुत ज़रूरी है कि नेशनल लेवल पे हम एहतियाती तदाबीर की तरफ जाएं और सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग की तरफ जाएं, ताकि कम खर्चे में आप कैंसर फ्री हो जाएं। बिल्कुल। और लास्ट बात ये कि आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत सादा रखें, कम खाएं, ज़्यादा ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल खाएं। एक्सरसाइज आधा घंटा डेली, ब्रिस्क वॉक, तेज़ वॉक कह सकते हैं, और अगर कोई वेट उठा सकता है तो ज़रूर बिठाएं। अपना बॉडी मास इंडेक्स 25 या इससे नीचे रखिए। चर्बी वाली चीज़ें, कैंड फूड, बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फूड, प्रिजर्व फूड, फास्ट फूड, ऐसी चीज़ें जो बहुत तेज़ी से पलती हैं, जैसे मुर्गी, सफ़ेद चीनी या उसकी बनी हुई अशिया, इनसे परहेज़ कीजिए। बाकी चीज़ें जो हैं, अपने मुंह, नाक, कान, गले का मुआयना कर लेना, या अपनी खाल पे किसी तिल को देखना, या गैर मामूली कोई रेडनेस है या कोई गिल्टी या लंप बन रहा है, उसका मुआयना करने में आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के लेवल पे मैं समझता हूँ 4 ऐसे इदारे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, फाइनेंस है जिन्होंने एलोकेशन करनी है, और एनवायरनमेंट है जो तदरीसी अमल में बच्चों को शुरू से ये बता सकते हैं कि कैंसर या जनरल हेल्थ के प्रिंसिपल्स के अपने आप का मुआयना महीने में कम से कम 10 मिनट पूरे जिस्म का मुआयना कीजिए, देखिए। और ये जो 4 इदारे हैं वो पैसे खर्च करके स्क्रीनिंग बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब, सबसे मेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। हमारा सवाल करने का हमें जरूरत ही नहीं पेश आ रही थी, दिल ही नहीं कर रहा था सवाल करें, दिल कर रहा था बस सुनते जाएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतनी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है, और उसका क्रक्स यही है कि जिंदगी को सादा रखें, जिंदगी की जो नॉर्मल लाइफ है उसके नजदीक तरीन रहें, ज्यादा से ज्यादा चलें, कम से कम खाएं, सादा मैं ये खाएं। कहूँगा कैंसर के वाले से मैंने जितने भी लोगों से गुफ्तगू की है, डॉक्टर से गुफ्तगू की है, मुझे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव मजा आया। इसमें कोई शक नहीं। आई एम ऑलवेज एडमायरर ऑफ हिज स्किल्स एंड नॉलेज। अब आगे चलेंगे और हम बात करेंगे उर्दू अदब की, लेकिन उससे पहले हमजा मुसलसल क्रिकेट को देखी जा रहे हैं, मुसलसल क्रिकेट स्टडी कर रहे हैं उस वक्त से। ही इज सो फॉन्ड ऑफ क्रिकेट कि अगर क्रिकेट चल रहा हो तो बस क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसा है, लेकिन क्रिकेट पे हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ राजा गिद्ध और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुदसिया की 4थी बरसी आज मनाई जा रही है। अच्छा, मेरे ख्याल में उन्हें सिर्फ मुसन्निफ कहना जो है ना, वो उनका दर्जा कम करना है। खातून दानिश्वर हमारे यहाँ बहुत कम हुई हैं। पाकिस्तान में दानिश्वर का जो एक रुतबा और मकाम है ना, वो मर्द के साथ मखसूस है। और अगर कोई चैलेंज करती ख़वातीन नज़र आती हैं तो बानो कुदसिया उनमें से एक हैं, जिन्होंने खातून का पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, उसका सोच, उसका ज़ाविया निगाह, मुआशरे के बारे में उसकी राय को एक बड़े मोतबर मोहतरम अंदाज में प्लेस किया है उर्दू अदब में। और ये उनका वो पॉइंट ऑफ एक्सेलेंस है जिसको मीट करना जो है वो बाकी ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग है। दास्तान के लिए भी बहुत नहीं है, बहुत मुश्किल है। जो आप उनके अगर देख लेना कि वो एक, आप यूट्यूब पे जाइए, एक वीडियो देखिए, अशफाक साहब से एक सवाल कर रही हैं बानो आपा, वो सवाल ही आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। एक हमने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, आपने
भारत के शहर फिरोजपुर में 28 नवंबर 1928 को पैदा होने वाली बानो कुद्सिया ने जब भी कलम उठाया अनगिनत नकूश छोड़ दिए। वो तकसीम पाक हिंद के बाद खानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गयी। उन्होंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज और कनेड कॉलेज से तालीम हासिल की। उनकी तख्लीकात में राजा गिद्ध, अमर बेल, बाज गश्त, आधी बात, दूसरा दरवाजा, तमसील, हासिल घाट और तवज्जो की तालिब काबिल जिक्र है। उनके नॉवेल राजा गिद्ध और आधी बात को क्लासिक का दर्जा हासिल है। रेडियो और टेलीविजन के लिए भी उन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे। बानो कुद्सिया मारूफ अदीब इशफाक अहमद की अहलिया थी। उनकी अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। 4 फरवरी 2017 को अदबी शख्सियत का ये अजीम बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। ये खूबसूरत रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। अब सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सो फाइनली हमजा की फेवरेट टॉपिक इज हियर और हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स तज्जियाकार इरफान ज़हीर ने। So thank you for joining us. Welcome जी। And gentlemen, बिस्मिल्लाह। मतलब मुझे पता है कि अब आप दोनों की गुफ्तगू तो बताइए क्या क्या चल रहा है। पहले बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। कोई तब्दीली नहीं है क्या? दुरुस्त फैसला? मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम कहा था कि कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि विनिंग कम्बिनेशन जो है उसी को इन्होंने फॉलो करना था और ये वैसे भी मैनेजमेंट थोड़ी रिलक्टेंट है चेंजिंग करने के लिहाज से, तो स्पेसिफिक एक स्टेट ऑफ माइंड से जाते हैं और स्पिनिंग ट्रैक इन्होंने बनाना था और वही इन्होंने किया। इमरान बट को तब्दील कर देते, पिछली दफा परफॉर्म नहीं किया, आज भी जल्दी आउट हो गए। जी बिल्कुल, वैसे बनता यही था कि आपको दोनों टेस्ट के अंदर आप मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है आपको कि आपको उधर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच चाहिए। ओपनिंग के अंदर अजहर अली, जैसे हमने पहले भी बात की, आपके सीनियर एक मेंबर के तौर पे बड़ा साल खेले और उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी वो एज ए ओपनर ही किया है। तो ओपनर आपका जब कुछ स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा तो आप रादर दैन के ट्राई एंड टेस्टेड लड़के करें और तीसरे नंबर पे आना, 1 डाउन आना, दैट इज समहाउ आल्सो द ओपनर एज वेल, क्योंकि आपका जल्दी जब ओपनर आउट होता है तो न्यू बॉल आप खेल रहे होते हो। बट वो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेने में ये मैनेजमेंट थोड़ी रिलेक्टेंट होती है, थोड़ा सा हेजिटेंट होती है, वो इस तरह ले नहीं पाते और विनिंग कम्बिनेशन को छेड़ना तो इनके लिए बहुत मुश्किल था। आपने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी मिसबाह हक की, उन्होंने कहा था कि शायद हम किसी स्पिनर को बैठेंगे, तो मैं 2-3 चैनल्स पे गया, मैंने सब जगह पे कहा कि नहीं बिठा सकते। आप किस तरह बिठा सकते हैं नुमान अली को, आप किस तरह बिठा सकते हैं यासिर शाह को, जिन दोनों ने आपको मैच जिताया और आपने बनाना भी स्पिनिंग ट्रैक है, तो कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं कि आप। अफ्रीका की तब्दीली कैसी है? नगीडी को निकाल दिया गया, वो उनसे बड़ी तवक्कुआत होती हैं अफ्रीका। ऑब्वियसली जब उन्होंने देखा कि विकेट्स जो पाकिस्तानी है या सब कॉन्टिनेंट की होती है वो स्पिनिंग ट्रैक होता है और फास्ट बॉलर को एज सच वो मदद नहीं मिलती, तो उन्होंने चेंजिंग तो करनी थी और समहाउ ये एक्सपेक्टेड था कि एक चेंज उनकी तरफ से बॉलिंग में आएगी। अच्छा मतलब इरफान, लोमड़ी और सारिस की दावत वाली कहानी हमने सुनी हुई है ना लोमड़ी ने सारिस को बुलाया, सुनी हुई है ना, लोमड़ी ने सारिस को बुलाया तो उसने जो है प्लेट में थाल में वो किया तो सारिस मुंह देखता रहा, वो खुद सारा चाट ली। सारिस ने बुलाया लोमड़ी को तो उसने जार में दे दिया, वो खुद सारा पी गया और लोमड़ी मुंह देखती रही। मुझे क्रिकेट उस तरह से लग रही है, हम यहाँ पे स्पिनिंग विकेट बना लेते हैं और समझते हैं यहाँ पे हम जीत के तो हम शेर हैं, बाहर जाते हैं तो बाउंसी पिचेस पे हम नाकाम हो जाते हैं। सो व्हाई नॉट टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट इन आवर होम ग्राउंड्स एज वेल? देखिए उसमें ऑब्वियसली ये आप कर सकते हो डोमेस्टिक के अंदर आप थोड़े से फास्ट ट्रैक बनाएं जिसपे आपको लगे कि पेस ज़्यादा हो, बाउंस ज़्यादा हो, लड़के थोड़े से उसके हैबिचुअल हो। अभी इस दफ़ा का लास्ट सीजन में विकेट्स का जो स्टैंडर्ड था वो बेहतर था एज कम्पेरेटिवली आप प्रीवियस देखें तो। होम सीरीज़ का यही एडवांटेज होता है कि आप अपनी मर्जी की पिचेस बनाएं और दूसरी टीम को ट्रैप करें और इजीली फिर मैच जीत जाएं। लेकिन एक चीज़ इसमें ये बड़ी नुकसानदेह होती जा रही है कि होम सीरीज़ के अंदर जो करंट अपनी जो होम टीम होती है वो मैच जीती जा रही है। जैसे पाकिस्तान उधर देखा, न्यूजीलैंड जीत गया, इधर हम जीत रहे हैं, वो लोमड़ी सारिस ही चल रहा है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुछ स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए आईसीसी की जानिब से। मैं इसी तरफ आना लगा था कि उसमें जिस तरह अंपायरिंग के अंदर बड़े टाइम के बाद एक डिसीजन लिया गया कि न्यूट्रल अंपायर होंगे, इस तरह वेन्यूज अगर आपके लेट्स सपोज वेन्यूज चेंज नहीं करते, ऑब्वियसली आपकी जब भी कोई होम सीरीज होती है तो आपकी जो अवाम है वो आती है और एक चाम पैदा होता है, वो तो नहीं चले आप छेड़ सकते, बट स्टैंडर्ड शुड बी सेट बाय द आईसीसी ताकि उसके अंदर एक एनर्जी तो पैदा हो, स्टैंडर्डाइज हो, पिच वो प्रिपेयर करें और फिर उनको कहा कि खेला जाए। अब क्या होता है, होम सीरीज होती है, आपको पता होता है कि इस टीम ने जीत जाना है, वो ट्रैक ऐसा बनेगा, दूसरी टीम सफर करती है और इजीली वो गेम को ले जाती है। बट इसमें आईसीसी की जरूर इंटरवीन होना चाहिए और इसको बहुत जल्द उनको कुछ ऐसा मॉड्यूल तैयार करना चाहिए जिसको वो सबके लिए वो एंटरटेनमेंट भी मिले
और एक अच्छा हेल्दी गेम भी देखने को मिले। तो ये हमें ये पूरा मैच भी यही नजर आएगा कि स्पिनर जो है वो डोमिनेट कर रहे होंगे और चौथी जो इनिंग्स है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी बैटिंग टीम के लिए, जो कि साउथ अफ्रीका हो सकती है। स्पिनिंग ट्रेंड में होती कराची है। और पिंडी के विकेट का फर्क नहीं है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। कराची की जो पिच है वो तो Drier प्योर है। बैटिंग ट्रैक और ड्राई होता है, क्योंकि जब आपका वेदर गर्म होता है तो ऑब्वियसली विकेट ज़्यादा ड्राई होती है। इधर आप तीसरा दिन है, वेदर वैसे भी ह्यूमिडिटी भी रही है, क्लाइमेट वो ऐसा रहा है कि वो आपका क्लाउडी रहा है, थोड़ी बहुत एक दो बूंदे भी गिरी हैं। तो वो रात को भी थोड़ा सा डिजल हुआ है, तो उससे क्या होता है कि आपकी मॉइस्चर आ जाता है विकेट के अंदर। जब मॉइस्चर आता है तो विकेट के अंदर सीम आपको मिलता है, आपको पेस थोड़ा सा बाउंस भी करता है बॉल और स्विंग भी करता है। तो ये पहले 2-3 घंटे, इसीलिए टेंडेंसी भी यही रही है यहाँ पर्टिकुलरली एक दिन जो होता है पिंडी के अंदर, कि वो पहला दिन बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। बट क्योंकि ग्रेजुअली पाकिस्तान की जो सॉल यूज़ की जाती है उसके विकेट को प्रिपेयर करने के लिए, वो होता ही हमारा स्पिनिंग ट्रैक है। नहीं और तो फिर टॉस हम जीत गए थे, अगर पहला दिन मुश्किल था बैटिंग उनको दे देते। फोर्थ उससे भी मुश्किल होता ना, जैसे मैं आपको ब्रेक में कह रहा था कि फोर्थ हमेशा स्पिनिंग ट्रैक के अंदर सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है। अच्छा, चौथी इनिंग्स नहीं खेलनी चाहिए थी। प्लस हमारा जो चेजिंग का रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है, हम चेज भी नहीं कर पाते ना। चेजिंग के ऊपर आपका 150 जो होता है वो 300 प्लस लगता है, तो इसलिए वो आपको हमें आम हालत में भी 150-300 प्लस लगता है। तो फोर्थ इनिंग्स हमेशा टेस्ट मैच के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर सबसे मुश्किल इनिंग्स खिलाई जाती है। तो उस चीज़ को भी कंसिडरेशन में रखते हुए इन्होंने पहले बैटिंग, और मेरे ख्याल में ठीक डिसीजन है। अच्छा इरफान, मुझे लगता है कि वो जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करना है, टीम पूरी ऐसे लगता है जैसे हाईजैक नहीं होती, बेचारे यरगमाल बना के तो खेल रहे हैं। उनकी जिस तरह हफीज़ को निकाल दिया गया है, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं, तो वो फ्री स्पिरिटेड हैं प्लेयर्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, क्योंकि आपको किसी भी प्लेयर को, आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए उसको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड पीस चाहिए होता है। देखिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में, और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ना कोई प्लेयर किसी सिस्टम से बड़ा है, ना कोई इंडिविजुअल बोर्ड के अंदर भी किसी सिस्टम से बड़ा है। देखिए हमने पहले बात की थी कि जैसे हफीज़ की हम बात करें, एक बात बड़ी र्यूमर चल रहा था कि जो पीएम साहब के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद अदर अली की कैप्टनसी गई, उसके बाद आपने मिसबाह की चीफ सेलेक्टर का ओहदा गया। अब ये भी कहा जा रहा है, और हफीज़ की बात हो रही थी कि वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो सारे ये कह रहे थे कैसे पॉसिबल हो सकता है, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला उन्होंने IS। तो अभी ये सारे सिनेरियो पे T10 खेलने से पहले मेरी मुलाकात भी हुई, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो उनका था कि मैं अवेलेबल हूँ। और हफीज़ का अगर हम वैसे भी देखा जाए, वो प्लेयर है जिन्होंने हमेशा हर चीज़ में वो जैसे पेट्रोटिक और वो बड़ी ऊंची प्रोफाइल के साथ, और पैसों के लिए नहीं गए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, आपको पता चलता है कि आपने NOC जारी किया हफीज़ को कि आप जाके T10 खेलें। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का MOU साइन है कि टीम को सबने आना है, तो हफीज़ तो आपका ट्रैवल कर रहे हैं, 26-27 को ट्रैवल किया है, उससे 2-4 दिन पहले ट्रैवल किया, तो आप उनको बुलाते, बैठा के उनको कहते जी हमारी ये रिक्वायरमेंट है, बबल में आप 1 या 2 दिन बाद नहीं आ सकते। लेकिन इस तरह का कोई नेगोशिएशन दोनों साइड से हुई नहीं। अब आप जब टीम अनाउंस कर रहे हैं उससे 1 दिन पहले उनको कॉल की जा रही है, ठीक है, कॉल करके कहा जा रहा है कि जी आपको हर हाल में पहुंचना है, जैसे वो ऑर्डर पास किया जाता है, या जिस तरह देखिए आपका सीनियर मेंबर है, आपको एक प्लेयर है, आपको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी ना, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप के अलावा कुछ नहीं। अब जो उसका तासर गया पूरे मीडिया के अंदर, हमारा मीडिया भी आपको पता है किस तरह उस चीज़ को लेता है, और पूरी दुनिया में इवन जो तासर गया है कि आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है उसको बाहर बिठा दिया गया, अजी वो मुल्क के लिए नहीं खेलना चाह रहा। तो वो इतनी रिडिकुलस चीज़ है कि आप एक प्लेयर को, आप यंगस्टर जो आ रहे हैं उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप भाई कुछ भी कर लें आप। अच्छा, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी मौजूद नहीं है। अच्छा इरफान, एक अहम चीज़ है, हमने इमरान खान को देखा जब वो कैप्टन थे, टीम सेलेक्ट हो गई, उन्होंने कहा कि मैंने खिलानी है टीम मैं सेलेक्ट करूंगा। खैर यहाँ पर दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया, अजहर अली आउट हो गए हैं, दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी हैं अजहर अली, और उन्होंने कोई रन स्कोर नहीं किया है। तो पहले बैटिंग करने का फैसला कैसा है ये हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लगता जा रहा है। देखेंगे आगे बाबर आजम आने वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनके भी सितारे गर्दिश में ही थे, पहले हमने टेस्ट में देखा। खैर बाबर आजम को जो है अब ये इख्तियार दिया गया कि टीम वो सिलेक्ट करेंगे प्लेइंग 11, तो जो खिलानी है वो भी बाबर आजम को ही करना चाहिए कि जो 16 है। बाबर आजम क्या कर रहे हैं, अभी तक बिल्कुल हाईजैक ने, बाबर आजम कोई फैसला नहीं कर सकते, और क्या सरफराज को वाकई निकाला जा रहा था और बाबर आजम ने कहा कि मैंने सरफराज को अंदर रखना है T20 के लिए? नहीं, अभी मेरा ख्याल है बाबर इस पोजीशन में नहीं आए, ऑब्वियसली फ्यूचर में बन सकते हैं क्योंकि काफी वो खुद परफॉर्मर है, तो वो फ्यूचर में तो कर सकते हैं, बट अभी नहीं मेरा ख्याल उनकी ये पोजीशन है कि वो किसी प्लेयर को इंडक्ट भी करवा सकते हैं, या इवन वो प्लेइंग 11 में भी रखवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो प्लेइंग 11 के अगर बाबर के हाथ में होती तो शायद सरफराज खेल रहे होते, जितना मैं जानता हूँ।
तो अब सिर्फ पॉइंट ये है कि आपका ये अनाउंस करना की क्या जरूरत थी। इरफान आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, हम दोनों को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।